जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 21 दिसंबर 2023 को आप सभी के विद्यालय में साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। क्लास 8, क्लास 7, क्लास 6 के विद्यार्थियों का। तो इस वीडियो में हम क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। प्यारे बच्चों, यह साइंस का सेट 2 है। इसके पहले मैंने साइंस का सेट 1 कराया है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए बच्चा। इस वीडियो में भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चूँकि इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा चैप्टर से पढ़ना है, तो जल्दी से आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एक बात और मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि हमारा एक और चैनल है बच्चा, जिसका नाम है BWC किड्स। यदि आपके भाई बहन जो कि कक्षा SP, UKG, LKG 1, 2, 3 में हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को शेयर कीजिए अपने अपने भाई बहनों को और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दे रखा है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का चालन होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विकल्प दे रखा है, A सुचालक, B कुचालक, C अतिचालक, D कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सही उत्तर होगा A सुचालक। जिसमें से विद्युत धारा का चालन होता है उसे हम सुचालक कहते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है, ऐसे ठोस पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? यानी उसमें से आप करंट पास करोगे तो करंट पास नहीं होगा। विकल्प दे रखा है, A कुचालक, B अतिचालक, C निम्न चालक, D सुचालक। सही उत्तर है यहाँ पे A कुचालक। उन पदार्थों को हम कुचालक कहेंगे। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? हमने अभी देखा जिनसे विद्युत धारा का चालन हो वे सुचालक कहलाते हैं। तो आप बताइए, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक है? विकल्प दे रखा है, तांबा, रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी। तो आप सभी जानते हो कि हम तांबा से विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो ये आसानी से हो जाएगा, जबकि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी से नहीं होगा। अर्थात रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी ये तीनों विद्युत के कुचालक हैं, जबकि तांबा विद्युत का सुचालक है। चौथा प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? यानी इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। A लोहा, B एल्यूमिनियम, C चांदी, D रबड़। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे रबड़ एकदम सही उत्तर है। रबड़ विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न दे रखा है, समपरिचित्र का किसका हिंदी रूपांतरण है? समपरिचित्र किसका हिंदी रूपांतरण है? विकल्प दे रखा है, A पिलास, B टेस्टर, C टेप, D इनमें से कोई नहीं। D कैपेसिटर है ना, बताइए। बिल्कुल सही, B टेस्टर। टेस्टर का हिंदी रूपांतरण समपरिचित्र होता है। छठा प्रश्न है, ऐसे वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन दुर्बल होता है, उन पदार्थों को क्या कहते हैं? A उच्च चालक, B निम्न चालक, C अति निम्न चालक, D इनमें से कोई नहीं। छठे का उत्तर क्या होगा? तो छठे का उत्तर B होगा, निम्न चालक। जैसे टमाटर का रस निम्न चालक होता है। LED को जोड़ते समय इसमें लंबे तार को बैटरी के ध्रुव से जोड़ते हैं, तो हमें खाली स्थान में भरना है। धन, ऋण, किसी से भी नहीं। कौन सा होगा बताइए? बिल्कुल सही बच्चा, सातवें का उत्तर होगा A। जो लंबा तार होता है उसको तो हम लोग धन ध्रुव से जोड़ते हैं, और जो छोटा तार होता है उसको हम लोग ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत का निम्न चालक है? A लोहा, B सिरका, C आसुत जल, D इनमें से कोई नहीं।
8वें का उत्तर क्या होगा? आसुत जल। ठीक है, जो आसुत जल है वो विद्युत का निम्न चालक है। 9वां प्रश्न दे रखा है, इनमें निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक बताना है। ए सिरका, बी नींबू का जल, सी आसुत जल, डी इनमें से कोई नहीं। 9वें का उत्तर आसुत जल होगा, बिल्कुल सही। सी विकल्प यहाँ पे एकदम सही उत्तर है। आप सभी नोट तो कर रहे हो बच्चा? बिल्कुल, आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठिएगा बच्चा और नोट किया कीजिए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु के विद्युत लेपन से किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? ए सोना, बी चांदी, सी क्रोमियम, डी इनमें से कोई नहीं। 10वें का उत्तर सी होगा, क्रोमियम। क्रोमियम के विद्युत लेपन से हम किसी भी वस्तु की चमक को बढ़ा सकते हैं। आप सभी जानते हो कि साइकिल का जो हैंडल होता है, इसके अलावा पहिए का जो रिम होता है, उसमें क्रोमियम की विद्युत लेपन किया जाता है। किसी वस्तु पर इच्छित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए संश्लेषण, बी विद्युत लेपन, सी विद्युत अभिकर्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे पहिए पर क्रोमियम का परत चढ़ाना, साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ाना विद्युत लेपन का उदाहरण है। 12वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को क्या कहते हैं? ए सिरका, बी आसुत जल, सी विद्युत अपघट्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। सी विकल्प एकदम सही है। 13वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? ए रासायनिक प्रभाव, बी चुंबकीय प्रभाव, सी ऊष्मीय प्रभाव, डी उपरोक्त तीनों। बताइए विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो ये तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है, रासायनिक, चुंबकीय और ऊष्मीय। तो यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा, 13वें का डी विकल्प। अगला प्रश्न दे रखा है, साइकिल के पहियों की रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो मैंने अभी बताया क्रोमियम का विद्युत लेपन करते हैं, इसीलिए वो इतना चमकदार दिखता है। इलेक्ट्रॉनों में प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन, विद्युत धारा, दोनों, कोई नहीं। 15वां का उत्तर क्या होगा? उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। बी विकल्प एकदम सही उत्तर है। 16वां प्रश्न दे रखा है, एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? लाइट इवेंट डायोड, लाइट इलेक्ट्रॉन डिवीज़न, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इवनिंग डिवीज़न। बताइए 16वें का उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, सी उत्तर एकदम सही है, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं। 17वां प्रश्न दे रखा है, लोहे के पुलों को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? ए एल्यूमिनियम, बी जस्ता, सी तांबा, डी स्टील। बताइए बच्चा, जिंक की परत चढ़ाते हैं, जस्ता की। तो यहाँ पे 17वें का उत्तर होगा बी। 18वां प्रश्न है, एलईडी जोड़ते समय दोनों तार क्या होते हैं? ए एक मोटा एक पतला, बी दोनों बराबर, सी एक लंबा और एक छोटा, डी कोई नहीं। 18वें का उत्तर क्या हो जाएगा? एक लंबा और एक छोटा, और जो लंबा वाला रहेगा वो प्लस को और जो छोटा वाला रहेगा वो माइनस को। विद्युत के संयंत्रों को छूना चाहिए रबड़ के दस्ताने पहनकर, गीले हाथों से, खाली पांव, खड़े होकर, कोई नहीं। तो उसे हमें रबड़ के दस्ताने पहनकर छूना चाहिए। ए विकल्प सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एलईडी के तार, एलईडी के साथ जो तारें जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, लीड्स, कोई नहीं। तो उसे हम लीड्स बोलते हैं। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। 21वां प्रश्न दे रखा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? अम्लों के, क्षार के, लवणों के, उपरोक्त सभी के। बिल्कुल, वे अम्ल भी हो सकते हैं, क्षार भी हो सकते हैं, लवण भी हो सकते हैं,
उपरोक्त सभी के होगा। 22वां प्रश्न दे रखा है, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? परतदार, चमकदार, पारदर्शी, कोई नहीं। तो यह चमकदार दिखाई देता है, बी विकल्प सही होगा। चलिए इसके बाद अगला पार्ट के हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों, मैं करवा रहा हूं जो भी प्रश्न, इसमें से 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ दिया। हर एक चैप्टर के हर एक टाइप्स के क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं। MCQ यदि आता है तो इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप नोट कीजिए, आपको 100% लाभ होगा। और आप इस चीज़ को फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी लिख कर रख लीजिए कि फाइनल एग्ज़ाम में भी इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला पार्ट है जंतुओं में जनन। ठीक है, इसके हम प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है, वे जीव जो बच्चे के रूप में अपने शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? तो देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक जीव जो अंडे जन्म देते हैं उसे बोलेंगे अंडप्रजक, और जो सीधे शिशु को जन्म देंगे उसको बोलते हैं जरायुज। आप इसके एग्जाम्पल भी याद रखिए। अंडप्रजक वैसे जीव होंगे जो अपने शिशु को अंडे के रूप में जन्म देंगे, जैसे मुर्गी हो गया, पक्षी हो गया, कौवा हो गया। जरायुज वे होंगे जो शिशु के रूप में जन्म देंगे, जैसे गाय है ना, इंसान, ये सभी हो गए। तो वे जीव जो बच्चों को शिशु के रूप में जन्म देते हैं उसे हम जरायुज कहते हैं। ए विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दे रखा है, वे जीव जो अंडे के रूप में अपने शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अंडे के रूप में जन्म दे उसे हम अंडप्रजक कहते हैं। दूसरे का उत्तर होगा बी। गाय कौन सा जीव है? जरायुज, अंडप्रजक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो गाय जरायुज है, क्योंकि ये अपने बच्चे को शिशु के रूप में जन्म देता है। ए विकल्प सही होगा। गिरगिट कौन सा जीव है? ये अपने बच्चे को अंडे के रूप में जन्म देता है, तो ये अंडप्रजक है। पांचवा प्रश्न है, हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करता है? ए द्विखंडन, बी मुकुलन, सी कायिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाइड्रा में एक उभार आता है, मुकुल निकलता है, और फिर यह स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है। मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा किस विधि द्वारा जनन करता है? द्विखंडन, मुकुलन, कायिक, या इनमें से कोई नहीं? तो यह द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। ठीक है, केंद्र टूटकर फिर अलग अलग यहाँ पे अमीबा बन जाता है। अच्छा, एक बात और आप सभी को ध्यान रखना है, जो अमीबा है उसकी आकृति अनियमितकार होती है। एक ही या एकल अमीबी जीव है, और इसमें एक ही अमीबा द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे अंतर्गरण हो, पाचन हो, निष्कर्षण हो, उत्सर्जन हो, सभी प्रकार की क्रियाएं एक ही अंग द्वारा संपादित की जाती है। सातवां प्रश्न है, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता के लिए कौन सा प्रक्रम आवश्यक है? पाचन, परिसंचरण, जनन या स्वचन? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, तो ये जनन से कारण संभव है। पाचन, परिसंचरण, स्वचन, ये तीनों तो किसी एक जीव के लिए आवश्यक है, लेकिन उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहे, इसके लिए जनन आवश्यक है। तो सही। आठवां प्रश्न दे रखा है बच्चा, जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मादा और नर युग्मक का संलयन हो उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। बी विकल्प सही हो जाएगा। नर जनन अंग में कितने वृषण पाए जाते हैं? तो वृषण तो एक जोड़ी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जोड़ी नहीं दे रखा, हमें संख्या बता रखा है। एक जोड़ी का मतलब होता है 2, तो 2 वृषण पाया जाता है। 10वां प्रश्न दे रखा है, नर युग्मक क्या कहलाता है? ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी अंडाशय, डी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, नर युग्मक को हम शुक्राणु बोलते हैं। बी विकल्प सही होगा। मादा युग्मक पूछा जाए तब अंडाणु होगा। इनमें से कौन नर जनन अंग का भाग नहीं है? शुक्राणु, वृषण, अंडवाहिनी, इनमें से कोई नहीं? तो अंडवाहिनी नर जनन अंग का भाग नहीं होता है, जबकि शुक्राणु और वृषण होता है।
12वां प्रश्न है, इनमें से किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? यह सबसे बड़ी कोशिका भी होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सी विकल्प हो जाएगा। और शुतुरमुर्ग किस प्रकार का जीव है? अंडप्रजक जीव है। वह प्रक्रम जिसमें मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु का संलयन होता है क्या कहलाता है? जनन, निषेचन, प्रजनन, इनमें से कोई नहीं। तो उसे हम निषेचन बोलते हैं, बी विकल्प सही होगा। निषेचन कितने प्रकार का होता है? 1, 2, 3, 4। तो निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। 15वां प्रश्न है, इनमें से किस जीव में आंतरिक निषेचन नहीं होता है? मनुष्य, गाय, मुर्गी, मेढक। तो मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, बाह्य निषेचन होता है। इसमें जो मादा मेढक होती है वो पानी में अपने अंडाणु को छोड़ देती है और बाद में नर जो मेढक होता है वो इसमें अपने शुक्राणु को छोड़ देता है और इस प्रकार यहाँ पे निषेचन होता है। इनमें से किसे कृत्रिम निषेचन कहते हैं? IVG, IVM, IVF, IUM। तो IVF कहते हैं। 17वां प्रश्न है, विश्व का प्रथम सफल प्रखनली शिशु का नाम क्या था? A. लुइस है, B. लुइस डेफ, C. लुइस ब्राउन, D. दुर्गा। देखिए सही उत्तर है यहाँ पे C. लुइस ब्राउन। विश्व का पूछे तो लुइस ब्राउन बताना है, भारत का पूछे तो आपको दुर्गा बताना है। ठीक है, भारत के प्रथम सफल प्रखनली शिशु का नाम दुर्गा था। मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में कितना वक्त लगता है? 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो लगभग 3 सप्ताह का समय यहाँ लगता है, सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें एक टेडपोल एक वयस्क मेढक में बदल जाता है क्या कहलाता है? कायांतरण, मुकुलन, परिसंचरण, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पे ए होगा, कायांतरण। टेडपोल एक वयस्क मेढक में बदल जाएगा। हम लोग टेडपोल को बेंगचूर बोलते थे, एक बेंगचूर बोलते थे। कई बार हम लोगों ने बचपन में उसे मछली समझकर पकड़ने की भी गलती की थी, है ना। तालाब में जाते थे तो छोटा छोटा रहता था, पता नहीं रहता था कि वे मेढक का बच्चा है। हम लोग कई बार उसे मछली का बच्चा समझकर पकड़कर ले आते थे। बाद में घर पर डांट भी खूब पड़ती थी। तो कई बच्चे अभी भी उसे मेढक के बच्चे को मछली पकड़कर ऐसा मत कीजिएगा। 20वां प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम कलोन किस जीव से बना था? बकरी, गाय, तोता, भेड़। तो प्रथम भेड़ का बना था, जिसे हम लोग डॉली नाम दिए थे। क्या नाम पड़ा था उसका? डॉली। ठीक है। 21वां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, पानी में, इनमें से कोई नहीं। तो यह मादा के शरीर में होता है, ए विकल्प होगा। 22वां प्रश्न है, एक युग्मनज में पाई जाने वाली केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ए 1, B 2, C 3, D 4। तो एक युग्मनज है, उसका केंद्र 1 होगा, सही उत्तर ए होगा। 23वां प्रश्न है, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं? ए लार्वा, B टेडपोल, C अंडे, D इनमें से कोई नहीं। तो मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं और हम लोग बेंगचूर बोल देते हैं। 24वां प्रश्न है, नर में शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शिशीन में, वृषण में, मूत्राशय में, या इनमें से कोई नहीं। 24वें का उत्तर बताइए। 24वें का उत्तर होगा बी वृषण में, और मानव में 1 जोड़ी वृषण पाया जाता है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाणु, अंडवाहिका, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मादा जनन तंत्र का भाग, इसमें ना आपको अंडाणु, अंडवाहिका इस तरह के शब्द मिलेंगे। तो देखिए अंडाणु, डिंबवाहिका भी मिल सकता है, शुक्राणु नहीं होता है। शुक्राणु नर जनन तंत्र का भाग है। इस उत्तर का सही उत्तर होगा सी। इसके बाद अगला चैप्टर है बल एवं दाब। इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ दे रखा है, इनमें से कौन सा अपकर्षण बल है? ए दरवाजे को खींचना, बी दरवाजे को धकेलना, सी कुआं से पानी खींचना, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपकर्षण बल कहाँ पे लगता है? हम कैसे समझेंगे कि कोई बल
अपकर्षण है और कोई अभिकर्षण है। किसी भी चीज़ को धकेलना हो, चाहे दरवाजे को धकेलना, पलंग को धकेलना, टेबल को धकेलना, दीवार को धकेलना, किसी भी प्रकार को जहाँ भी हम लोग किसी चीज़ को धकेलते हैं तो वहाँ लगता है अपकर्षण बल। ठीक है। और किसी भी चीज़ को खींचना हो, दरवाजे को खींचना, कुआं से पानी खींचना, रस्सी खींचना, पेड़ की डाली को नीचे खींचना, जहाँ खींचना शब्द आ जाए वहाँ आप सभी अभिकर्षण बताओगे। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अभिकर्षण बल है? तो इसमें से किस में आ रहा है? खींचना शब्द आ रहा है, कुएं से पानी खींचना, तो इसमें होगा अभिकर्षण बल। तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जो वस्तु पर लगकर उसके विरामावस्था अथवा गत्यावस्था में परिवर्तन करे क्या कहलाता है? ए बल, बी दाब, सी विस्थापन, डी कोई नहीं। तो उसे यहाँ पे बल कहते हैं, फोर्स। अभिकर्षण का अर्थ क्या है? अभिकर्षण का क्या अर्थ है? धकेलना, खींचना, लात मारना या इनमें से कोई नहीं? तो अभी मैंने क्या बताया? खींचना होगा। अपकर्षण का मतलब धकेलना होता है। मांसपेशियों में लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय, स्थिर, पेशीय, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी पेशीय। मांसपेशियों में लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। छठा प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी किस बल के कारण किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है? ए अपकर्षण बल, बी अपकर्षण बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी गुरुत्वाकर्षण बल। एक यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपको पृथ्वी की जगह पूछ ले सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल होगा। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी ओर खींचे हुए या चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती हो, आसमान से, है ना, गेंद फेंक कर थोड़ी ऊपर तक जाकर नीचे गिरना, पेड़ से फल का नीचे गिरना, सेब का नीचे गिरना, सभी प्रकार का बल यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल होगा। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या करता है? आकर्षित, प्रतिकर्षित, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव यानी साउथ पोल दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को क्या करेगा? क्या ये दोनों आपस में सामने सामने आएंगे या फिर दोनों आपस एक दूसरे से दूर जाएंगे? क्या हो सकता है बताइए। तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। देखिए साउथ पोल को तो एक दूसरे से दूर ढकेलेगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक साथ आएंगे तो दोनों दूसरे को खींचेंगे। आठवां प्रश्न यहाँ दे रखा है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दुगना कर दें तो आरोपित दबाव क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, 7 गुना या इनमें से कोई नहीं। तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। 9वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कित बल है? पेशीय, चुंबकीय, घर्षण, इनमें से सभी। देखिए यहाँ प्रश्न होना चाहिए संपर्कित बल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संपर्कित बल यदि है पूछा है तो 2 है। ठीक है, ए भी होगा सही और घर्षण भी होगा सही इस प्रश्न के अनुसार। यदि नहीं पूछे तब आप चुंबकीय बताइएगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला, पास्कल, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, बी विकल्प सही होगा। 11वां प्रश्न है, घर्षण बल गति की कौन सी दिशा में चलता है? समान दिशा, विपरीत दिशा, एक साथ, इनमें से कोई नहीं। तो ये विपरीत दिशा में चलता है। जैसे गेंद लुढ़क रही है तो गेंद घर्षण बल का काम क्या है कि लुढ़कती गेंद को धीमा करते करते उसे रोक देना। यानी यह वस्तु के विपरीत दिशा में लगेगा तभी तो रोक पाएगा, यदि समान दिशा में लगेगा तब तो गेंद तो कभी नहीं रुक पाएगा। 12वां प्रश्न है, किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो मैंने अभी बताया है गुरुत्वाकर्षण बल होगा, बी विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, पेशीय बल किस प्रकार का बल है? संपर्कित, असंपर्कित, बताइए। 13वें का उत्तर संपर्कित बल है, बिल्कुल।
अगला प्रश्न है, इनमें से किस कार्य में बल का प्रयोग होता है? दरवाजे को खोलने में, बिल्कुल। खेलने में होता है, दौड़ने में, इन सभी में। आप खेलने में, दौड़ने में, सभी में बल का प्रयोग होता है। शुष्क मौसम में किस बल के कारण बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है? स्थिर वैद्युत बल के कारण। यहाँ पे सी विकल्प सही होगा। 16 प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? बल, दाब, भार या इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम दाब कहते हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगता है। 17वां प्रश्न है, बल का मानक मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम, मीटर। बताइए। न्यूटन होगा, बल का SI मानक मात्रक न्यूटन है। गहराई बढ़ने के साथ दबाव क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है या इनमें से कोई नहीं? गहराई बढ़ने के साथ दबाव क्या होता है? बढ़ता है, बी विकल्प सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्व, इनमें से सभी? तो उसे हम गुरुत्व बल कहते हैं। इनमें से कौन सा असंपर्कित बल है? स्थिर वैद्युत, चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण या इनमें से सभी? तो 20वें का उत्तर जल्दी से बताइए। ये सभी जो हैं वो असंपर्कित बल हैं। गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा, चुंबकीय बल भी होगा और स्थिर वैद्युत बल भी होगा। न्यूटन को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? Na, Ny, Nu या N? तो इसे अंग्रेजी के N अक्षर से दर्शाते हैं। डी विकल्प सही है। 1 किलोग्राम बल में कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो यहाँ पे होगा 9.8 न्यूटन। बी विकल्प सही है। 23वां प्रश्न दे रखा है, बल के लिए संपर्कित सतह का क्षेत्रफल होगा, दबाव भी कम होगा। तो क्या संपर्कित सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा, कम होगा? क्या यहाँ पे सही उत्तर है? तो 23वें का उत्तर जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, एक समान रहेगा या इनमें से सभी? तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटेगा। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे वायुमंडलीय दबाव घटेगा और गहराई पे तो बढ़ता है। तरल पदार्थ का क्या अर्थ है? द्रव, गैस, दोनों? तो दोनों होता है, द्रव, गैस, इसका मतलब। तो बच्चा यह था सेट 2। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप सभी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ बच्चा लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और जितने भी बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहेगी। थैंक यू।